कॉलेज से बात करें और ऑक्सफोर्ड कॉलेज से बात करें, उनकी वैक्सीन को शुरू कराएं। मॉडर्ना मेरा ख्याल पाकिस्तान के काम की नहीं है, महंगी होगी। मॉडर्ना यूएसए वाली, अमेरिका वाली महंगी होगी। हम चाइना से बात करें या इंपीरियल कॉलेज लंदन से बात करें, तो ये जो अरबाबे इख्तियार हमें सुन रहे हैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान तक अगर कोई ये पैगाम पहुंचा सके, हमारी वीडियो पहुंचा सके, तो प्लीज इसको जरूर पहुंचाए कि अभी से वैक्सीन जो फेज 3 ट्रायल्स में आ चुकी हैं, 4 कंपनियों के नाम लिए हैं डॉक्टर मुबीन ने, उनमें से 2 से राब्ता करें या 4 से राब्ता करें और उसकी तैयारी पाकिस्तान में शुरू की जाए। मैं उन तमाम बड़े डॉक्टर्स से, उन तमाम साइंटिस्ट से, उन तमाम बायोमेडिकल या हेल्थ प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराहे मेहरबानी अब इस चीज को इन्फोर्स किया जाए। ये चीजें अब प्लाज्मा थेरेपी और बाकी चीजों से आगे आ चुकी हैं। हमारे 2 लाख केसेस हैं इस टाइम पाकिस्तान में। हमारी एवरेज डेथ रिपोर्ट 100-150 बंदा डेली मर रहा है। एक सानिया कारसाज हुआ था कराची में, 150-200 बंदा मरा था एक दिन में, और एक क़यामत सुगरा का मंजर था। और यहाँ डेली 100-150 बंदा पाकिस्तान में मर रहा है, डेली सानिया कारसाज हो रहा है। और मुनीर अजहर साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है सर, ये कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में मेरे टीचर भी हैं। दोस्त है मेरे मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, तो अब इस वक्त मुनीर साहब आप भी अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचा सकते हैं, ये पहुंचाए कि हम लोगों को कमर्शियली इस वैक्सीन को बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्लीज तमाम डॉक्टर्स, तमाम वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ भी जो हमारा ये शो सुन रहे हैं, प्लीज इस इंटरव्यू को हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज तक पहुंचाएं कि हमें अब वैक्सीन की तैयारी शुरू करनी है। मुबीन सईद साहब, मैं बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे करने लगूं। जी बताएं। प्लाज्मा थेरेपी की बड़ी बात की गई पाकिस्तान में कि जो कोरोना से रिकवर्ड लोग थे उनका प्लाज्मा लेकर, जैसे हमारे अभी हमारे साथ मौजूद थे फहद शबीर साहब, वो हम सुन रहे हैं सारा इंटरव्यू में, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए और अभी उन्होंने आपके सामने पहला सवाल ही मुझसे ये किया कि मैं प्लाज्मा देना चाह रहा हूँ, किधर दूं जाके। सर, प्लाज्मा थेरेपी जो है, इस पे ग्रुप भी बना फेसबुक पे, मैंने उस लड़के का भी इंटरव्यू में उसको कॉल किया, हम करेंगे कल परसों उसका इंटरव्यू। और लोगों ने जो 8-8 लाख का बेच रहे थे वो फिर मुफ्त प्लाज्मा मिलने लग गया क्योंकि केसेस बड़े ज्यादा शुरू हो गए। सर, कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मेरे एक अजीज हैं डॉक्टर कपिल राजा, उनकी फैमिली में किसी को कोरोना वायरस हुआ, तो मतलब उन्होंने जब एंटीबॉडीज कराई तो उन एंटीबॉडीज का लेवल पहले महीने डिटेक्ट हुआ और तीसरे महीने वो एंटीबॉडीज खून में उनके उस अजीज में डिटेक्ट ही नहीं हुई। मेरे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कपिल राजा, उन्होंने मुझे ये बात बड़ी रिपोर्टेडली डॉक्टर ने आके कोट की कि भाई इस तरह मैंने ये चीज नोटिस की है। ये क्या फिनोमिना है कि एंटीबॉडीज कहाँ गायब हो जाती हैं? और अगर ये मतलब अगर ये जैसे फहद शबीर साहब हैं, क्या इनकी एंटीबॉडीज 2-3 महीने बाद इनके जिस्म में नहीं होंगी और ये फिर वर्नरेबल है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए? बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं अगर आप इजाजत दें तो आपकी जो पिछली डिस्कशन है, एक उसमें और पॉइंट अर्ज कर दूं वैक्सीन के हवाले से और फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है। वो एक पॉइंट ये है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, जो इस काबिल हैं कि बात कर सकें यूके के साथ, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है ना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने पिछले वीक ही उनको रिक्वेस्ट करके तो अपने मुल्कों में भी शुरू किए। ब्राजील का इस वक्त यूएस के बाद सबसे बुरा हाल है और साउथ अफ्रीका में भी आप समझिए पाकिस्तान जैसा है पर उनकी डेथ रेट जरा ज्यादा है। तो उन दोनों मुल्कों ने रिक्वेस्ट की ऑक्सफोर्ड को कि जनाब आप हमारे पास भी शुरू करें, तो ऑक्सफोर्ड ने शुरू कर दिया है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान से भी अगर कोई पहुंचे उनको और कहे कि जनाब आप हमारे पास शुरू करें, तो वो आज शुरू कर देंगे। आप अक्टूबर का वेट क्या करते हैं, नवंबर का क्या करते हैं, आज शुरू कराएं। आप हमारे पास जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो बाद में होती रहेगी, जो उनसे हो रही है प्रोडक्शन वो तो लें। तो एक तो ये मैं बात अर्ज करना चाह रहा था। दूसरी बात जो है जो प्लाज्मा थेरेपी की, देखिए प्लाज्मा, ये इतना फैसिनेटिंग क्वेश्चन किया आपने और ये इतना मुझे इस क्वेश्चन ने कोई 2-4 दिन पहले परेशान भी किया। उसकी वजह है कि एक स्टडी आई है, आप तो एक डॉक्टर साहब की, कपिल राजा साहब की बात कर रहे हैं ना, एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने लोगों के हर महीने एंटीबॉडी टेस्ट किए हैं जो ठीक हो गए थे और देख रहे हैं कि उनके एंटीबॉडी के लेवल्स क्या हैं। तो उनके एंटीबॉडी के लेवल तीसरे महीने में जाके ड्रॉप होने लगे। ये हमने पहले कोरोना वायरस में नहीं देखा था। जो पिछले कोरोना वायरसेस हैं, जो SARS-CoV-1 था और जो MERS-CoV था जो सऊदी अरब में आया था, उनके अंदर एंटीबॉडीज नीचे गई थी 3 साल बाद।
इसके अंदर एंटीबॉडी नीचे चलेगी 3 महीने बाद, जो कि कंसर्निंग है, परेशान कुन बात है। जैसे अभी आपने कहा कि इसका मतलब है कि जिस शख्स की एंटीबॉडीज नीचे चली गई वो दोबारा वल्नरेबल हो गया, उसके जिस्म ने प्रोटेक्शन खत्म कर दी है। ये बड़ा ही नुकसान वाली बात है। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको अर्ज करूं, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है। एंटीबॉडी की हैं 2 किस्में। एक होती है एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडी। बाइंडिंग एंटीबॉडी, फर्ज करें जी मैं वायरस हूं, और फर्ज कीजिए मेरा जो हाथ है ना ये नुकसानदेह चीज है, क्योंकि इससे आपका सेल को पकड़ूंगा और अंदर चला जाऊंगा, ठीक। तो ये हाथ नुकसानदेह चीज है। अगर एंटीबॉडी होना जो आके मेरे सर पे लग जाए तो उसने मुझे कुछ नहीं करना, मेरा हाथ अभी भी काम कर रहा है। तो ऐसी एंटीबॉडी को हम कहते हैं बाइंडिंग एंटीबॉडी, के बस बाइंड हो जाती। जो एंटीबॉडी आके मेरे हाथ को पकड़ेगी उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। अब अच्छी बात क्या है इस सारी खबर में, बाइंडिंग एंटीबॉडी के लेवल तो नीचे जाते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के लेवल बहुत कम नीचे गए हैं नीचे, पर वो सिर्फ गए हैं 6-7%। बाइंडिंग एंटीबॉडी के लेवल गए हैं 70% नीचे। ये लेटेस्ट स्टडी आई है और आपने भी ये डॉक्टर साहब से बात की। तो अब इसमें जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि हाँ ये रिस्क की बात तो है। इसका मतलब ये है कि 3 महीने, 6 महीने, साल, शायद ज्यादा से ज्यादा इतनी देर प्रोटेक्शन है, उसके बाद खत्म हो जाए। ये वरिंग बात है। जो इसमें अभी भी रे ऑफ लाइट है वो ये है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आहिस्ता से नीचे जा रही। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है इसका? हल इसका ये कि ये जो वैक्सीन आएंगी ना, हमें इनकी बूस्टर डोजें चाहिए होंगी। कि आपने वैक्सीन लगाई है आज, तो हो सकता है साल बाद फिर दोबारा उसकी बूस्टर चाहिए हो। लेकिन अगर सारी दुनिया में, लेट से पाकिस्तान में वैक्सीन शुरू हो जाती है, बूस्टर डोज दे देते हैं साल बाद, तो वो 2-3 साल का जो कवरेज हमें मिलेगा उसमें वायरस खत्म हो जाएगा। तो परेशान कुन बात तो है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा सर, एक और बात बताएं। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को, जाहिर है आप दीवार पे एक दफा हथौड़ी मारते हैं तो दीवार कमजोर होती है, बच भी जाए तो, या जल्जले के झटके पे एक इमारत वीक होती है, दूसरे झटके पे गिर जाती है। बिल्कुल। लोग ये कह रहे हैं कि जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं, चले मान लिया किसी में 1 महीना, जैसे डॉक्टर कपिल राजा बड़े मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इनके जो अजीज थे इन्होंने मतलब उनको कोट किया और खत्म हो गई अब एंटीबॉडीज। अगर इस दौरान किसी को कोई लंग डैमेज है, किसी को कोई लंग में चेंजेस आ गई हैं, कोई तब्दीली आ गई है, तो जब सेकंड अटैक होगा, जब सेकंड दीवार पे झटका पड़ेगा तो दीवार गिर जाएगी, ठीक है, दीवार जो है वो टूट जाएगी। क्या दूसरा अटैक ज्यादा खतरनाक है ऐसे कोविड सर्वाइवर्स में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो हिस्सों में मैं इसका जवाब दूंगा जी। पहला हिस्से में तो जवाब मैं ये दे रहा हूं कि जिनकी एंटीबॉडीज नीचे गई हैं, जो चीज अभी हमें नहीं पता वो ये नहीं पता कि क्या उनके मेमोरी सेल भी नीचे चले गए। होता यह है कि जब एक वायरस आया, कोरोना वायरस आया हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म ने लर्न किया कि उसको मारना कैसे और एंटीबॉडीज बनानी शुरू की। अब एंटीबॉडीज जब बनानी शुरू की तो वो सेल जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं, हम उनकी कॉपियां अपने जिस्म में छुपा के रख लेते हैं, जिनको मेमोरी सेल कहते हैं। अब कुछ सेल मुसलसल एंटीबॉडी बनाते रहते हैं और कुछ सेल जाके छुप के बैठ जाते हैं कि मैं मेमोरी सेल हूं, दोबारा फ्यूचर में अगर वायरस आया तो मैं उसे अटैक करूंगा। तो चलिए ठीक है, मान लिया कि एंटीबॉडी कम होगी। उम्मीद ये, और ये भी टेस्टेड नहीं है ये जो बात है, उम्मीद ये है कि अगर दोबारा अटैक आएगा तो जो मेमोरी बी सेल्स है और मेमोरी टी सेल है वो फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको हैंडल कर लेंगे। तो आइडियल इन थ्योरी जो सिचुएशन है उसमें सेकंड अटैक नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। अब फर्ज कीजिए कि हम बात करते हैं कि हो जाता है सेकंड अटैक, मेमोरी सेल्स भी खत्म हो गए, यानी कोई बहुत ही वाहियात किस्म का वायरस है, कोई बहुत ही स्ट्रांग वायरस है, तो मेमोरी सेल भी खत्म हो गए, तो फिर यस, अगर मेरे पहले लंग्स के अंदर डैमेज हो चुका है जो रिकवर नहीं हुआ और अगला डैमेज भी शुरू हो गया, तो जाहिर है कि मेरी हालत ज्यादा बुरी होगी। सही। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन। इम्तियाज साहब, आपने एक बात अभी की थी, इम्तियाज साहब का कमेंट मैं पढ़ रहा था, पढ़े लिखे शख्स लग रहे थे। उन्होंने एक बात ये की, आपको अप्रिशिएट किया, और बात उन्होंने ये की कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज को चाहिए कि वो बना के सबसे पहले इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये वैक्सीन बांटे। असी सारी जिंदगी मांगते ही रहना, ठीक है। मेरा बड़ा क्लियर क्वेश्चन है, क्या हमने सारी जिंदगी अमेरिका, बर्तानिया, चाइना इन्हीं को देखते रहना है? वो लोग भी हमारी तरह के इंसान है, कोई वो मार्स या चांद पे दूसरे सियारे पे रहने वाली तो मखलूकें नहीं है भाई। अगर उन्होंने बना ली है तो हम उनको देख के बना ले।
मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब है, बड़े मारूफ पैथोलॉजिस्ट बिल्कुल, हैं ये, हमारे लाहौर में टीचर हुआ करते थे कई में। उस्ताद हैं आपके। हम्म, अच्छा, किंग एडवर्ड में। जी। उन्होंने कहा है कि मेमोरी सेल्स की वजह से दूसरा अटैक जो है वो शायद खतरनाक ना हो। हम्म, तो खैर, मैं जो उनको कोट कर रहा था कि हम लोग खुद क्यों कैपेबल नहीं होते भाई, हम खुद क्यों नहीं बना सकते वैक्सीन। हम लोग हर तरह की 2 नंबर दवाई बना लेते हैं, हर तरह के 2 नंबर मसाले बना लेते हैं, हर तरह का 2 नंबर बारूद बना लेते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। एक हम साउथ एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया के लोग, हमें इंडिया में भी लोग देख रहे होंगे, हम मर रहे हैं, हर घर से लाशें उठ रही हैं, हम परेशानी का शिकार हैं, लोगों के कारोबार तबाह हैं, अरबों रुपए की इकोनॉमिक्स जो है वो तबाह हो गई है, अरबों डॉलर्स की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई है, क्योंकि हम वो दरियाएं जिन्होंने जिनमें पहले ही पानी नहीं था कि अगर मतलब वो पानी निकाल लिया गया तो हम सरवाइव कर जाएंगे, हम लोगों जो है बिल्कुल हमारी इकोनॉमी ब्लास्ट कर गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, इस वायरस में लोगों के घरों की इकोनॉमी तबाह हो गई है। ठीक, तो हम लोग क्यों नहीं ये वैक्सीन बना सकते? मुबीन सईद साहब, हम इनसे सीख के भी वैक्सीन नहीं बना सकते, हम गोरों को देख के भी नहीं कुछ कर सकते, हम सो इतने नाअहल हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, और ये बात वो है जो मैं पहले दिन से, यानी पहले दिन से मुराद है मैंने कोई 90 दिन पहले या 100 दिन पहले इस चीज पर रिसर्च शुरू की थी और बात करना शुरू की थी। मैं तब से ये बात कह रहा हूँ। पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं कि भजदिया नु वान इको जाए, कि जब लोगों की दौड़ लगी हो तो सारों के लिए एफर्ट एक जैसा होता है। ये जब वायरस आया था तो सारे मुल्क बराबर थे, कोई पाकिस्तान और कोई अमेरिका, अब देखें अमेरिका का क्या हाल हुआ है, कोई बड़ा नहीं था और कोई छोटा नहीं था। हुआ ये कि अमेरिका में और यूरोप में और बहुत चाइना में बहुत सारे मुल्कों ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। लकीली चाइना ने जनवरी में ही इस वायरस का पूरा जीनोम यानी आरएनए स्ट्रक्चर दे दिया हुआ था हमें, पूरी दुनिया को दे कोडेड दिया हुआ दिया था आपको, कोडेड दिया था अमेरिका में। ये था। नहीं कि उन्होंने कोई चीज भेजी थी, उन्होंने सिर्फ डी कोड किया था, उन्हें डिकोड दे दिया हुआ था। कोड भेजा था आपको। हाँ, Correct। इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी साइंसदान उठ जाए और उस एमआरएनए को देखे जो जो उन्होंने जेनेटिक कोड दिया है, तो उससे वैक्सीन बना सकते हैं। स्पाइक प्रोटीन का इस वक्त इतना ज्यादा ओपन मटेरियल पड़ा हुआ है लिटरेचर में कि स्पाइक प्रोटीन का जो उसमें जीन नंबर है वो कौन सा है, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि उस जीन नंबर के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन का आरएनए प्रोड्यूस करना है और उसको हमने इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर। तो सही। ये हमें, आपकी जो बात है, हमें ये चीजें करनी चाहिए, बजाय ऐसे कि हम बैठे हो कि जनाब अमेरिका करेगा या यूरोप करेगा या चाइना करेगा तो फिर ही हमसे होगा। आप वाकई ये टेक्नोलॉजी, ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है वैक्सीन बनाने की, मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है। आरएनए आपके पास मौजूद है, कोई भी कंपनी मुझसे राब्ता कर ले, मैं आपको बता देता हूँ कि आरएनए के अंदर कौन सा जीन है जो बताता है स्पाइक प्रोटीन का, और मैं आपको बता दूंगा कि उसके साथ कौन सा एंजाइम लगाना है जो इंपीरियल कॉलेज ने लगाया है जिससे वो रेप्लिकेट होगी। आप, मेरा ख्याल है 10 दिन में आप वैक्सीन बना सकते हैं। हमें करना मुलाजिम चाहिए। हुसैन बुखारी साहब, आप हमें देख रहे हैं, आप इनिशिएटिव लें और बाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाएं कि आपने प्लाज्मा थेरेपी का भी इनिशिएटिव लिया था, आप इनिशिएटिव लें, इसको वैक्सीन बनाएं। अ, अब मुझे सर एक बात बताएं, जी। ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स आई, दवाइयां आई जी। कोरोना वायरस के खिलाफ, रेमडेसिविर आई, और उसके अलावा ये फिर प्लाज्मा थेरेपी का रोल आता रहा, इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर्स आते रहे, ये सारी जो भी ड्रग्स आती रही, इनके बारे में बड़ा कैटागोरिकली बात में कहता रहा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ब्लैक भी हुई है ड्रग्स। हम्म। हम्म। एक तो ड्रग्स के नाम रिपीट कर दें सारी जो हम्म, जो थी, जी। और इनको फिर कैटागोरिकली क्या कहा जाता रहा कि ये सब ऑफ लेबल है, दे आर नॉट प्रूवन इन एनी गाइडलाइंस, ये सब जो है ना हिट एंड ट्रायल है, ये सब हम्म। तुक्केबाजी है। हम्म। ठीक है, इस पे जरा रोशनी डाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही बात है कि शुरू में ये सारा तुक्केबाजी ही थी, किसी को भी नहीं पता था कि क्या इस वायरस का इलाज है, क्या नोबडी न्यू, वायरस ही नया था हमारे लिए। लेकिन हम्म, उसके बाद जो दवाइयां शुरू हुई, देखिए तुक्केबाजी शुरू में डॉक्टरों ने की, हिम्मत की, उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, उसके बाद उनके ऊपर आ गया कि कौन सी दवाई काम कर रही है और कौन सी नहीं। एक सही। बहुत सारी अफवाह जो फैली यहाँ पर, वो अफवाह ये थी कि ड्रग कंपनियां, स्पेशली अमेरिका की जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां, ये कोशिश कर रही हैं कि जो सस्ती दवाइयां वो सप्रेस हो जाएं, उन्हें कोई इस्तेमाल ना करे, और महंगी दवाइयां जो वो बना रही हैं वो करे। तो मैं अब आपको 2 तरह की दवाइयों के बताता हूँ तरीके। और अफान, अगर मुमकिन हो, एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने एक प्रोटोकॉल दिया है जिसको कहते हैं मैथ प्लस प्रोटोकॉल। उस ठीक प्रोटोकॉल है। के अंदर एट होम मैनेजमेंट, इन पेशेंट मैनेजमेंट,
इमरजेंसी मैनेजमेंट और आईसीयू मैनेजमेंट सारी दी हुई है। तो अगर आप चाहें तो हम कुछ सीरीज में उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि वो क्या कर रहे नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह, हम उर्दू पॉइंट पे उसको डिस्कशन करेंगे। मैथ प्लस प्रोटोकॉल है हैं। कि मैथ कैसे प्लस मरीजों को ट्रीट मैंने करना है। घर से ਇੱਥੇ लेकर ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ जी। पता की ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर तुसी सिम्टोमेटिक नहीं हो तो हम्म, घर रहो। हम्म, अगर आपकी सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप करती है, मतलब ऑक्सीजन रूम एयर पे, तो हम्म, आप ऑक्सीजन पे जाते हैं। लोग घरों में ऑक्सीजन पे पड़े हैं, अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे, हालात खराब हुए में। हम्म, अच्छा, अगर आपकी सैचुरेशन ज्यादा ड्रॉप कर जाती है, फिर जनाब आप कोरोना यूनिट में दाखिल हो जाते हैं। हम्म, उससे ज्यादा खराब हो जाती है, आप सी पैप बाई पैप पे और आखिर में वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर से बंदा फिर वापस बहुत डेथ हो कम आ रहा जाती है। है। लेकिन जाहिर है हमें फायदा उठाना चाहिए, यहाँ डॉक्टर्स मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, हम्म, लेकिन हमें फायदा उठाना चाहिए। तो डॉक्टर मैं, मुबीन, ड्रग्स पे आते हैं, हाँ, सो ड्रग्स ड्रग पे की बात करते हैं। मैं शुरू करूंगा कि आपको डिजीज नहीं है, कोरोना नहीं है, आपने आप उस वक्त तक बचने के लिए क्या करना है। तो ठीक बचने है। के लिए इसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। बचने के लिए दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो रोज काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जिन लोगों ने एसेंशियल सर्विस करनी है, रोज एक्सपोज होना है हर सूरत में। और एक वो है जो घरों में बैठे हुए हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। तो जो तो घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए, जो एसेंशियल नहीं है, उनके लिए सबसे अहम बात है अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखें। उसके लिए विटामिन डी लेना रोज जरूरी है, विटामिन सी लेना जरूरी है। उसके साथ ही बात मैंने पहले भी की हुई है, कोर्सिटीन, जिंक, एनएससी और CoQ10, ये 6 चीजें आपको लेना रोज बड़ी अहम ये है। रिपीट करें, रिपीट मैं करें। मैं विटामिन दोबारा, डी की आवाम को समझ आ गई होगी। विटामिन कैल्शियम डी, की भी गोली मिलती है, वो पानी में डाल के आप पी सकते हाँ हैं। आगे आए, बिल्कुल, विटामिन आगे डी, आए। विटामिन सी। जी, विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है इस वक्त जो चाहिए। ठीक उसके है। बाद एन एसिटाइल सिस्टीन। एन हाँ, एसिटाइल ठीक है। सिस्टीन म्यूकोलिटिक के तौर पे भी यूज होता है, इसके लेकिन इसके साशे मिलते हैं 200 बिल्कुल, मिलीग्राम के, यहाँ के। बिल्कुल, तो ये किस डोज में ले सकते हैं लोग? जो साशे है ना, एक साशे आप डेली ले लें। 200 मिलीग्राम का एक साशे मिलता है एन-एसिटाइलसिस्टीन का, ये आप डेली एक पी सकते हैं। एक अच्छा, एक ये डेली। वैसे हिपैटो प्रोटेक्टिव है, ये जिगर को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग वेरी जो गुड, जिगर के डॉक्टर हैं, हम इसको यूज करते हैं। वेरी अच्छा, गुड। आगे हैं, आगे उसके हैं। बाद है जी कोर्सिटीन, जिंक और कोर्सिटीन क्या है? सो कोर्सिटीन जो है ना, ये एक ऐसा, ये आयोनोफोर कहलाता है। आयोनोफोर का मतलब है कि हमारे, क्वेस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं क्वेस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं, कोर्सिटीन, यस, कोर्सिटीन में भी कोर्सिटॉन। ठीक कोर्सिटीन है। जो है वो ये करती है कि जिंक को सेल के अंदर लेके जाती है। इट्स अ जिंक, चिलेटर, इट्स अ चिलेटर। इट्स एक्चुअली अ चैनल। अच्छा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके एज ए चैनल लग जाती है, उसके अंदर आई से डोंट नो ये जिंक पाकिस्तान में किस नाम से मिलती है, अवेलेबल है, मिलती मैं। है, कोर्सिटीन अच्छा, के नाम से मिलती है। इवन कोर्सिटीन ठीक का है, सिरप भी मिलता है। सो ठीक कोर्सिटीन है। के साथ जिंक, ये दोनों आपने जरूर रोज लेनी है। अगर हाँ, आपको, जिंक तो बिल्कुल हम दे रहे हैं अपने मरीजों हाँ, को। जिंक ठीक के है। साथ कोर्सिटीन देना बड़ा अहम है, क्योंकि अदरवाइज जिंक है चार्ज पार्टिकल, ये सेल के अंदर जाता नहीं, तो इसको अच्छा, सेल मैंने के किसी पाकिस्तानी नुस्खे पे ये नहीं पढ़ी, मैं इस पे रिसर्च करूंगा कि क्वर्सेटीन क्या है, और क्योंकि बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, यही तो और आए मसला है। सर? अच्छा, सो कोर्सिटीन और जिंक इकट्ठे लेने हैं। अगर कोर्सिटीन ना मिले तो एप्पल खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं, प्याज खाएं, उनके अंदर कोर्सिटीन होती है। और फाइनली CoQ10। CoQ10 एक एंजाइम है जो हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो हमारा जिस्म रिस्पायर करता है, एनर्जी बनाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम इन्फेक्शन आती है ना, तो CoQ10 कम हो जाता है। हमें चाहिए कि इस वक्त CoQ10 की मिकदार को कम ना करें, नहीं तो हमारी एनर्जी नीचे जाएगी और हम वायरस के हत्थे चढ़ जाएंगे। तो ये तो होगी प्रोफाइलैक्सिस। विटामिन डी, विटामिन ये सी, होने से पहले बचाओ। हाँ, ये ठीक है। हर वक्त होना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन सी, देन जिंक। क्वेस्ट्रीन मैं कोर्सिटीन, सर्च करके अपने नाजरीन को बता दूंगा मजीद। अच्छा, और कोर्सिटीन, अ, CoQ10, N-acetylcysteine, ये हो गया ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस। अब हम जाते हैं कि अगर कोई एसेंशियल वर्कर है और वो डेली एक्सपोज हो रहा है, तो डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर हाँ, प्रोवाइडर हैं, नर्सिज हैं, पैरामेडिक्स हैं, ठीक है। वो डेली एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो ये सप्लीमेंट जरूर लें। इस सप्लीमेंट के साथ, अब कंट्रोवर्शियल है हाइड्रोक्सी या एवरमेक्टिन, मेरी नजर में दोनों काम करते हैं। मैंने कई 100 अब पेशेंट मैनेज कर लिए हैं, और मलेरिया के माशाल्लाह, खिलाफ हाँ, एंटी जो मलेरिया की एचपीपी है, दवाई इस्तेमाल कर लें, या फिर ये पैरासिटिक आइवरमेक्टिन जो इस्तेमाल आइवरमेक्टिन है, करें। आइवरमेक्टिन की डोज में नाजरीन को बताता चलूं, ये आपने मतलब ये आपने रेगुलर नहीं खानी होती। लोग आइवरमेक्टिन रेगुलर ये स्टैट डोज में एक दफा लेते हैं, एक, फिर आप 24 या 48 घंटे बाद इसकी डोज ले लेते होते हैं। जी, हाँ, कीड़े इसको मारने जो, की दवाई है बेसिकली। हाँ, जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये इसका बड़ा अच्छा एंटीवायरल इफेक्ट है जो इसके ऊपर चल रहा है इस वक्त।
तो हाइड्रोक्सी, ठीक और हाइड्रोक्सी में मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जो रिकवरी ट्रायल था जो इसका WHO का था, उस ट्रायल के अंदर आपको पता है डोज कितनी दी थी उन्होंने? पहले दिन 2800 मिलीग्राम डोज दे दी। तो यार किसकी? 2800 मिलीग्राम से तो तुम हार्ट अटैक करा दोगे ना। इसकी जो आइवरमेक्टिन की? हाँ नहीं, उसकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तो उन्होंने बंदे अच्छा मारने ठीक है, शुरू कर दिए थे। ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो डोज है, अगेन हार्ट पेशेंट को नहीं देनी आपने, जो पेशेंट को G6PD ब्लड डिसऑर्डर है उसको नहीं देनी, और उसके अलावा जो दिल के मरीज को नहीं देनी, खून में जिसको G6PD एक एंजाइम होता है वो कम है उसको ये एंटी मलेरियल नहीं देनी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और करेक्ट, और उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी। लेकिन अगर किसी को ये मसाइल, एजोमैक्स की दवाई जो दिल के मरीज हैं, फाज हाँ, शबीर भाई तुम सिखाई बैठे हो, जो दिल के मरीज हैं वो भी अवॉइड करें। करेक्ट, जी क्योंकि क्यूटी इंटरवल लंबे करती है। अब ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक ले लें, हाइड्रोक्सी या आइवरमेक्टिन। अगर आइवरमेक्टिन लेते हैं तो हफ्ते में एक मरतबा 6 मिलीग्राम की डोज ले लें, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, और ठीक है, अगर हाइड्रोक्सी लेते हैं तो हफ्ते में एक मरतबा 400 मिलीग्राम की डोज ले लें, दैट इज सफिशिएंट। तो ठीक है। ये तो हो गया इसमें प्रोफाइलैक्सिस में। अब हम आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ठीक के अंदर हम बात करते हैं कि आउट पेशेंट मैनेजमेंट क्या, कि घर में बैठा हुआ बंदा उसके लिए क्या मैनेजमेंट डॉक्टर करवाएंगे। तो एक ठीक तो ये है, अपने सप्लीमेंट्स देने हैं जो मैंने बात की। दूसरी बात ये कि जिसको कोविड हो जाता है, अगर आप उनसे पूछें तो ब्लड प्रेशर उनका बड़ा लो हो जाता है, चुनाचे उनको ORS के साशेज और हाइड्रेशन बड़ी अहम है। उसके बाद या तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दें, पर हाइड्रोक्सी सिर्फ तब दें जब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनका हार्ट रेट, उनका ब्लड प्रेशर, और अगर जरा सा अगर अरिथमिया हुआ, हार्ट रेट ज्यादा हुआ, कम हुआ तो बंद करवा दें। अदरवाइज आइवरमेक्टिन अफान साहब पहली मर्तबा 2 दवाइयां आई हैं जिनके बारे में वो रिलायबली कह रहे हैं कि ये इफेक्ट कर रही हैं। एक है उसमें आइवरमेक्टिन और दूसरी है डेक्सामेथाजोन। डेक्सामेथाजोन तो आप देते हैं ना अच्छा। अब आईसीयू इस पे आते हैं, इस पे आते जी हैं मुबीन सईद साहब जी, जो डेक्सामेथाजोन पे रिसर्च आई है, स्टीरॉइड है, बड़ा सस्ता स्टीरॉइड है पाकिस्तान में, सस्ता है, बहुत बिल्कुल सस्ता डेक्सामेथाजोन बिल्कुल मिल जाता है, उसका इंजेक्शन मिल जाता है। आम तौर पे ये हकीम वगैरह दर्दों शर्दें दूर करने के लिए लगा देते हैं, जोड़ों में भी लगा देते थे वैसे भी। हम्म इसके बारे में बताएं, ये डेक्सामेथासोन इफेक्टिव है? ये कोई बड़ी क्लिनिकल प्रूवन ट्रायल रिसर्च है या ये सब बातें हैं? नहीं नहीं, ये बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्ड, रिसर्च एंड प्रूवन। 2 दवाइयां सिर्फ अभी तक प्रूव हुई हैं। बाकी सारी दवाइयां, चाहे वो रेमडेसिविर है, वो एनाकिनरा है, या वो लेरोनलिमाब है, या वो कॉमस्टैट मैसिलेट है, उन सारी की अभी प्रूवन कोई चीज नहीं आई। जिसका प्रूफ आया है वो डेक्सामेथाजोन है या आइवरमेक्टिन है। डेक्सामेथाजोन की स्टडी आई है लेटली, यूके से आई है, ऑक्सफोर्ड से ही आई है, और बड़ी खूबसूरत स्टडी है। उसमें उन्होंने पहली मर्तबा यह साबित किया है कि अगर आप डेक्सामेथाजोन दे रहे हैं पेशेंट को, ये दी जाती है आईसीयू में और वेंटिलेटेड पेशेंट को, उसे पहले देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आज कोरोना का सोच रहा हूं तो मुझे अभी डेक्सामेथाजोन नहीं चाहिए, उससे एक्चुअली नुकसान होता है। अगर पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे चली गई है, उसको आपने ऑक्सीजन पे डाला हुआ है, अस्पताल में मौजूद है, तो डेक्सामेथाजोन की स्टडी है ये। फान साहब, डॉक्टर साहब, आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि जो लोग वेंटिलेटर पे पहुंचने वाले हैं, जिनकी ऑक्सीजन बहुत कम हुई हुई है, उनमें से हर 8 में से एक बंदा उन्होंने बचा लिया एक्स्ट्रा, और रिलायबली यानी रिपीटेबली। दैट मींस कि अगर बाकी पेशेंट्स को भी जरा सा अर्ली डेक्सामेथासोन शुरू की जाती आईसीयू में वेंटिलेशन से पहले, तो हो सकता है उनकी भी जानें बचती। यानी वेंटिलेटर पे डालने से पहले अगर 8 में से आईसीयू एक। में मरीज पे डेक्सामेथाजोन दी जाए तो रिसर्च ये है कि 8 में से एक वेंटिलेटर पे नहीं गया, बच गया। बच गया, जिंदगी ठीक, बच गई उसकी। अगर 8 मरने थे तो एक बच गया। और अगर ठीक है। वेंटिलेटेड पेशेंट को दे रहे हैं तो 3 में से एक बच जाता है, जो अच्छा, कि अगर वेंटिलेटर पे मरीज चले गए तो 3 में से एक बचेगा डेक्सामेथासोन से, 33%। स्टीरॉइड से। यस, ठीक है, 30। और मैं स्टीरॉइड की भी बात करूं, 3 तरह के स्टीरॉइड्स हैं, राइट? शॉर्ट एक्टिंग है, उसके बाद नाम ले, नाम ले, तो नाम ले। शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएंगे प्रेडनिसोलेंस, उसके ठीक है, बाद आ जाएंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन, और उसके बाद आ जाएगा डेक्सामेथाजोन। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन में मेथिलप्रेडनिसोलन जो है वो इस्तेमाल, सॉरी प्रेडनिसोलन इंटरमीडिएट है, और कॉर्टिसोन्स जो है शॉर्ट एक्टिंग। मैथ ठीक है, प्लस प्रोटोकॉल में उन्होंने देना शुरू किया मेथिलप्रेडनिसोलन, और ठीक है, डेक्सामेथाजोन सबसे 25%, 25 टाइम्स मोर पोटेंट, द बिगेस्ट लॉन्ग एक्टिंग बेस्ट ड्रग है इसकी, स्टेरॉइड की। मेथिलप्रेडनिसोलन भी इस्तेमाल हुई यहाँ पे यूएस में, और डेक्सामेथाजोन भी इस्तेमाल हुई, और जो सबसे अच्छा इफेक्ट आया वो डेक्सामेथाजोन को आया। मैं मेथिलप्रेडनिसोलन की ये बात करता जाता हूं कि मेथिलप्रेडनिसोलन की जो लंग की पेनिट्रेशन है, जो ये
लंग के टिश्यू में जाती है वो मेथिलप्रेडनिसोलन अच्छी जाती है। लेकिन याद रखें, आप अगर डॉक्टर हैं ये सुन रहे हैं तो याद रखिए कि जो पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है या जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है उसका खाली लंग का मसला नहीं रहा, वो तो पूरे जिस्म में उसकी हाइपरकोगुलेशन हो रही है। उसके लिए डेक्सामेथासोन इज अ बेटर ड्रग। ठीक है सर, रिपीट कर दें, शॉर्ट एक्टिंग इज कौन से हैं स्टीरॉइड, लॉन्ग कौन से हैं? और हाँ, सो हमारे पास 3 है। एक तो है कॉर्टिजोन्स, वो है शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद है प्रेडनिसोलन्स, वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग। और उसके बाद है मेथाजोन्स, जैसे डेक्सामेथासोन या बेटा मेथाजोन। इनका लंबा इफेक्ट है। इनका लंबा इफेक्ट है। जो लंबे इफेक्ट वाली है ना, अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जो कहे जी मैं घर जाके शुरू कर देता हूं, तो प्लीज याद रखिएगा डेक्सामेथासोन अगर आपने सेल्फ मेडिकेट किया और जब उसे छोड़ा तो सिवियर सुप्रारीनल क्राइसिस आ सकता है और आप उसमें मर सकते हैं। तो ये दवाई ठीक है, खुद नहीं इस्तेमाल करनी। घर अच्छा गए सर, जी। मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब का कमेंट था कि ये जो सारे आपने नाम लिए, जिंक, विटामिन डी और क्वेस्ट्रान और बाकी सारा कुछ, एन एसिटाइलसिस्टीन, ये सारे स्ट्रॉबेरी, सेब और जो है स्ट्रॉबेरी में, सेब में और कौन सी प्याज, आप ही बता दें। जो प्याज में लाल, मौजूद है, हाँ, बिल्कुल जो प्याज में लाल, मौजूद। करेक्ट, जो अब भाई लाल प्याज भी महंगे होने लगे हैं पाकिस्तान में, जी बिल्कुल। बताएं। जो लाल स्किन वाली चीजें ना, जैसे लाल एप्पल, ग्रीन एप्पल नहीं, लाल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, प्याज, उसके अलावा टमाटर, उसके उसके अलावा ये पोटेशियम के लिए केले खाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस सर वक्त। बस कर दें, बस कर दें, सुबह मंडी में ना कोहराम मच जाने कि यार भाई करना ही पाकिस्तान में ये अमेरिका नहीं है, यहाँ लोगों ने प्याज, सेब, केले, ये सब कुछ टमाटर। स्टॉक कर लेना है। सर एक और ड्रग का नाम लिख रहे हैं, ये मुनीर अदर साहब हैं, ऑरल प्रोफेसर है मेडिसिन के, फेविप्रेविर, ठीक है, ये फेविपिराविर। प्रॉमिसिंग, ये क्या है ड्रग? सो फेविपिराविर भी एक एंटी वायरल ड्रग है। इसका अभी तक बेसिकली किसी स्टडी में फायदा नजर नहीं आया, लेकिन इंडिया ने अभी इसको शुरू कर दिया है एज ए ट्रीटमेंट इन द अर्ली स्टेज इन हॉस्पिटल। सो दैट मीन्स सही कुछ मॉडरेट केस है। केसेस को हम कहते हैं सही। कि जी एक है प्री सिम्टोमेटिक है, फिर एक सिम्टोमेटिक है, माइल्ड, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर और फिर क्रिटिकल है। तो जो मॉडरेट केस है, दैट मीन्स के अस्पताल में है, कुछ ऑक्सीजन उसकी कम हुई हुई है, उसको वो फेविपिराविर दे रहे हैं। इंडिया कहता है कि हमने इसका अच्छा रिजल्ट देखा है, ऑल्दो कि दुनिया की अभी तक जो स्टडीज आई हैं उसमें इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं अभी देखा गया। तो मेरी सर नजर एक में आखिरी स्टडी सवाल, करना चाहिए जी। एक आखिरी सवाल, हम शो एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। क्या ये जो वैक्सीन है जी। हम बना लेते हैं या बाहर से चले आ जाती है? इलाज वैसे भी हमारे यहाँ बाजुकात अमीरों ने तो बाहर से इंपोर्ट करने की बातें करनी शुरू कर देनी है, लेकिन प्लीज मैं अरबाब इख्तियार से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं कि इन 4 कंपनियों ने वैक्सीन बना ली है, फेज 3 ट्रायल में है, आखिरी मराइल में है, इनसे वैक्सीन सीखें, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भेजें, उनसे मंगाए उनके कोडेड जो जिस तरह भी उन्होंने बनाई है, और उसको पाकिस्तान में लॉन्च करें ताकि 2-3 हजार में वैक्सीन आ जाए और हम इस वबा से, हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल। मिरेकल है, ये मौजज़ा होगा, हमारी जान छूट जाएगी। तो हमें इसके लिए कोशिश करनी है। सर ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ये जी। कितने अरसे तक इफेक्ट, जैसे हेपेटाइटिस बी की अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे जो एंटी एचबीएस लेवल्स हैं वो बूस्टर में तो कुछ अरसा रहते हैं, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर बूस्टर लगाना पड़ता है। ये कितना अरसा सस्टेन करेगी, मतलब कितना अरसा एक बंदे को कोरोना वायरस से बचा लेगी ये वैक्सीन? देखिए, बात इसका जो 2 तरह के इसके जवाब हैं। एक तो ये है कि अगर पिछले कोरोना वायरसेस को हम देखें तो उसकी वैक्सीन का रिजल्ट आना चाहिए 2 साल का। सार्स को 1, मर्स को की मर्स बात कर को, रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि ठीक उनकी एंटीबॉडीज 2-2 3-3 साल रहती थी हमारी बॉडी में। अगर हम इस वक्त की जो रिसर्च देखें, जो अभी आपने भी बात की कि वो सही, कपिल राजा साहब के जो एंटीबॉडीज है नीचे चली गई थी। अब फर्ज कीजिए मुझे वैक्सीन उनके लगी है। किसी रिलेटिव की, वो ओके, ऐसे उनके बाद में। किसी, ठीक सॉरी, अपॉलॉजीज, ठीक है, अल्लाह ने ठीक है, ऐसा। नहीं 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 नहीं, अच्छा, बिल्कुल। तो अगर फर्ज करें मुझे आज वैक्सीन लगी है और अगर मेरे सेल्स और प्रोड्यूसिंग सेल्स और मेमोरी सेल खत्म हो गए 2-3 महीने में, फिर तो मैं मुसीबत में फंस गया। आई नीड अ डोज, बूस्टर डोज। चूंकि हमारे पास ये नहीं पता, ये वैक्सीन अभी दी नहीं गई इतनी, 6 महीने, साल तो इस डिजीज को आए हुए 6 महीने हुए हैं। चुनाचे हम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कितनी देर जाएगी। इन थ्योरी 2 साल होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का रिस्पांस हमारी बॉडी का, उसके मुताबिक 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये वैक्सीन की बूस्टर डोज चाहिए होगी। बहुत मैं शुक्रिया सच डॉक। जी, जी 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 जी, मैं कोई बता आखिरी बात करना चाहें आप कर सकते हैं।
मैं सस्पेक्ट चले करता हूँ आप कि आप 6 महीने आप में। आप पाकिस्तानी सरकार से अपील कर दें मेरी तरफ से। मैंने ये मैसेज पिछले दिनों में इमरान खान साहब को भी भेजा था, कोई 2-3 दिन पहले। वो मैसेज मैंने ये भेजा था कि प्लीज ऑक्सफोर्ड की और इंपीरियल की जो वैक्सीन हैं वो फेज 3 ट्रायल कर रहे हैं, जो मुल्क उन्हें कह रहा है कि आ जाओ वो आ रहे हैं। तो आप बराए मेहरबानी किसी को कहीं उन्हें कॉल करें, उनसे बात करें और उस वैक्सीन को अपने पास ले आए। हमारे मुल्क में जो बचाव का तरीका है, एक ये कि मास्क पहन लें, दूसरा ये कि जो सप्लीमेंट्स की बात की है मैंने वो कर लें, और तीसरा ये कि वैक्सीन आ जाए तो हमारे लोग बच जाएंगे, इनकी जानें बच जाएंगी। ये बड़ा जरूरी है। अगर आप कहें कि लोग सारे अब एहतियातें करें, या अगर आप ये कहें कि इतनी महंगी महंगी जो दवाइयां वो ला के हम सारों घरों को में बैठ यूज जाए। करें, तो वो घरों में बैठे मर रहे हैं। वैक्सीन ले आए प्लीज, वैक्सीन ले आए। खान साहब और वो लोग जो हमें देख रहे हैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे, ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाए, खान साहब तक पहुंच जाए, और तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स तक पहुंच जाए। बराहे मेहरबानी हमें इस वैक्सीन को अब इस मुल्क में लाना होगा। ये वैक्सीन आ गई तो ये इनकलाब होगा। ये उर्दू पॉइंट का एक ब्रेकिंग इंटरव्यू है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये फी सबीलिल्लाह जहां तक पहुंचे। अगर आप में से किसी भी एक शख्स की वजह से ये पैगाम पहुंच गया और करोड़ों 22 करोड़ लोगों की जान बच गई, तो जो है ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबीन सैयद यू आर फ्रॉम वेरी अमेरिका। वेलकम। थैंक यू फॉर दिस हैविंग मी। इज थैंक यू, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, उर्दू पॉइंट साइनिंग ऑफ।